हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा गार्डन। आज हम लोग पढ़ेंगे ये ज्योग्राफी का चैप्टर है वायुमंडल के संगठन व संरचना, उसके बारे में। ठीक, यहाँ पे एक हेडिंग छूट गया है चैप्टर का, तो आप लिख लीजिएगा वायुमंडल के संघटक व संरचना। ठीक, वायुमंडल संगठन व संरचना। ठीक, संगठन व संरचना, ये आपका हेडिंग है। और उसके बाद एक इसमें डिफिनीशन होता है वायुमंडल के बारे में। ठीक है, कि वायुमंडल क्या है, बस वो इतना छूटा हुआ है, तो आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो वायुमंडल बेसिकली क्या है, पृथ्वी के चारों ओर घेरे हुए वायु के आवरण क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। ठीक, और ये किस तरीके का होगा, तो ये बेसिकली असमांगी वायु का मिश्रण होगा। मतलब अलग अलग अमाउंट में क्या होगा, वायु मिला हुआ होगा, उसमें कोई समान मात्रा उसमें देखने को आपको नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि ये पृथ्वी है आपका, और इस पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, एक वायु का आवरण, और इसी वायु के आवरण को आ गया वायुमंडल। ठीक, पृथ्वी के चारों ओर वायु के आवरण क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। ठीक, सामान्यतः इसका विकास हमारा ब्रह्मांड में अलग अलग ग्रहों का विकास हो रहा था, तो उसमें से अब गैस वगैरह निकले। ठीक है, तो पृथ्वी के केंद्र से थोड़ा दूर जाकर चले गए, क्योंकि ये हल्का होते हैं तो उस पर उतना भार नहीं लगा, और अंतर दूर जाके तो ऐसे भी ये चारों तरफ से आपको ग्रेविटी के कारण से देखने को मिलता है। ठीक है, कि चारों तरफ ऐसे बंधे हुए हैं। ठीक है, पृथ्वी के चारों तरफ, तो ये वायुमंडल वायु के आवरण है। ठीक, इसमें एक बात और पॉइंट ध्यान रखिएगा आप, कि ये वायुमंडल जो है, पृथ्वी के पास में वायुमंडल का घनत्व अधिक होता है, जबकि ऊंचाई पर जैसे जैसे बढ़ेंगे आप, उसका घनत्व क्या हो जाएगा, घटते चला जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब पृथ्वी के सतह से जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाएंगे, वो क्या हो जाएगा, वायुमंडल का जो घनत्व है वो कमते चला जाता है। ठीक है, और ऐसे भी आप देखिएगा ऑक्सीजन वगैरह की मात्रा ऊंचाई के साथ कमते जाता है। तो वो आप देख, ये बायोलॉजी में पढ़े होंगे श्वसन वाले चैप्टर में। ठीक है, तो और इसमें भी कहीं कहीं आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक, तो वो ध्यान रखिएगा। पहली बात तो है कि वायुमंडल क्या है, तो वायुमंडल ये वायु के आवरण, पृथ्वी के चारों ओर जो घेरा हुआ वायु का आवरण है, उसको वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल का घनत्व पृथ्वी के सतह से ऊपर की ओर जाने पे क्या होता है, घटते जाता है। ये दो पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। बाकी उसके आगे का पॉइंट यहाँ पे वायुमंडल के प्रमुख घटक में लिखा हुआ है। ठीक, वो ध्यान रखिएगा। एक बात आपको और समझना है, ये कि ये जो चैप्टर है बेसिकली वायुमंडल संगठन व संरचना, ये चैप्टर आपको जस्ट हम ये अपवाह तंत्र के बाद पढ़ा रहे हैं, तो उसके पीछे एक कारण है। ठीक है, अब ये ऐसे पूरा जो चैप्टर है वो जनरल ज्योग्राफी का है। किसका है, जनरल ज्योग्राफी का चैप्टर है ये। आप इसको सामान्य भूगोल कह सकते हैं। ठीक है, उसका चैप्टर आपको देखने को मिलेगा, या इसको फिजिकल ज्योग्राफी भी कहते हैं, तो फिजिकल ज्योग्राफी भी कह सकते हैं आप इसको। तो इसका चैप्टर है ये। ठीक है, भौतिक भूगोल का चैप्टर है। तो आप बोलेंगे सर अभी तो आप अपवाह तंत्र पढ़ा रहे थे, आप भारत की नदी तंत्र पढ़ा रहे थे, अचानक से आप यहाँ पे क्यों इंटर कर गया। ठीक है, तो रीजन ये है कि बेसिकली तो इसको ये जनरल ज्योग्राफी का जो प्लेलिस्ट बनेगा उसमें डालेंगे, ये इंडियन ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में ये वीडियो नहीं जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो वहाँ पे आप देखिएगा, इस चैप्टर को समझे बिना, या फिर इसके आगे जो दो तीन चैप्टर और आएगा उसको समझे बिना आप भारतीय जलवायु के संदर्भों को नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी ये है कि पहले हम इससे जुड़ा हुआ ये चैप्टर, उसके अलावा एक दो चैप्टर और पढ़ाएंगे, उसको समझ ले, ताकि हमको भारतीय जलवायु को समझना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो इसी कारण से अपवाह तंत्र के बाद हम इस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं। और ये जो वीडियो आपको मिलेगा, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी या जनरल ज्योग्राफी वाला जो सेक्शन बना हुआ होगा प्लेलिस्ट, उसमें आपको ये वीडियो मिलेगा। ठीक है, और मैं आपको कहूँगा कि जब भी पढ़ें, तो जब भारतीय जलवायु जब पढ़ना शुरू करें तो उससे पहले ये वीडियो ख़त्म कर लें, नहीं तो फिर आपको भारतीय जलवायु पढ़ते समय समस्या हो सकता है। ठीक है, तो आइए वापस से इस चैप्टर पे आते हैं। आप परिभाषा जान चुके हैं कि वायुमंडल क्या होता है। ठीक है, ऊंचाई के साथ वायुमंडल का घनत्व कमता है, ये भी आप जान चुके हैं। ठीक है, वायुमंडल के प्रमुख घटक क्या क्या है, मतलब वायुमंडल में क्या क्या मिलता है। ठीक है, किस तरीके से वायुमंडल बना है, इसमें लिखा है, इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन तथा अन्य पदार्थ आते हैं, जिससे जलवाष्प तथा धूल कण भी होते हैं। ठीक है, और इन सब को मिलने से क्या बनता है, वायुमंडल ये बनता है। ठीक है, O2 प्रवेशी सौर विकिरण के लिए पारदर्शी होता है, एवं बहिर्गामी सौर ये के लिए क्या होता है, अपारदर्शी व अवरोधक का काम करता है। इसमें यहाँ पे O2 नहीं होना चाहिए, CO2 होगा। ठीक है, तो CO2 कर लीजिएगा, बेहतर रहेगा। CO2 कर लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, CO2 प्रवेशी सौर विकिरण के लिए क्या होता है, पारदर्शी होता है, एवं बहिर्गामी सौर विकिरण के लिए अपारदर्शी होता है। इसका मतलब क्या है कि वो ये जो प्रवेशी सौर विकिरण का मतलब है सूर्य है यहाँ पर। ठीक, आप ये सूर्य है। ठीक, और सूर्य से प्रकाश निकल रहा है, और ये प्रकाश कहाँ पे आएगा, तो धरती पे आएगा।
तो जब ये धरती पे आ रहा है सूर्य तो इसको बोलते हैं कि ये क्या है, प्रवेशी सौर्य विकिरण, ठीक है, प्रवेशी सौर्य विकिरण। और जब धरती से वापस जाता है, आप बोले सर वापस जाता है, तो हाँ, एक कॉन्सेप्ट होता है उसको बोलते हैं हीट बजट, ठीक है, आपको हम कभी पढ़ेंगे इसको वीडियो में, ठीक है, अलग वीडियो में। हीट बजट यहाँ से बहुत जुड़ता नहीं है तो तनाव नहीं लेना, बस इतना ध्यान रखिएगा कि हीट बजट एक कॉन्सेप्ट होता है। और इसमें क्या होता है कि सूर्य शाम के, सॉरी, पृथ्वी जो है शाम के समय पे अपने पास आए गए तापमान को, सूर्य के ताप को रिटर्न भी करती है, ठीक है। कुछ तापमान तो आते साथ ही रिटर्न हो जाते हैं, ठीक है, कुछ कारणों से, पर जो शाम के समय पर रिटर्न भी होता है, ठीक। तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं बहिर्गामी सौरिक विकिरण, ठीक, बहिर्गामी सौरिक विकिरण। और जो आपका आने वाला है उसका बोलते हैं कि वो है प्रवेशी सौरिक विकिरण, ठीक। इस तरीके से दो टर्म बनता है। तो जो तापमान आ रहा है उसको बहिर्गामी बोलेंगे, और जो वापस जा रहा है उसको बोलते हैं कि ये, सॉरी, जो आ रहा है उसको प्रवेशी सौरिक विकिरण, ठीक है, और जो वापस जा रहा है उसको बहिर्गामी बोलते हैं। और ये काम मुख्य रूप से कौन करता है, तो CO2 करता है, ठीक है, O2 नहीं करता है, ध्यान रखिएगा, CO2 करेगा। अगला हो जाएगा आपका, इसमें पॉइंट क्या है, तो ये आपका CO2 खत्म हो गया। इसमें नीचे में आपको डायग्राम एक बना के दिखाया गया है, ठीक है। और डायग्राम में क्या है कि हमारे इन्वायरमेंट में जो मुख्यतः जो आपको तत्व मिलेंगे, ठीक है, वो कौन कौन सा है वायु में, ठीक। 78% नाइट्रोजन मिल जाएगा आपको, ऑक्सीजन मिल जाएगा 21% के आसपास, ठीक है, तो 78 एंड 21। उसके बाद जो बच गया है आपका वो क्या है, तो ये CO2 मिल जाएगा आपको O3 0.03, ठीक है, या 0.04 मिल जाता है, ठीक। तो CO2 0.03 या 0.04 कहीं कहीं पे आपको लिखा रहेगा, तो इतना मिल जाएगा। एक और ऐप का होता है वायु जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट हुए है ऑर्गन, ठीक है। ऑर्गन जो होता है वो ये होता है 0.93, तो ये गेन आपको ये इससे ज़्यादा ही है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा ही है, ठीक है, ऑर्गन 0.93। तो ये तीन जो प्रमुख है ये आप ध्यान रखिएगा, सबको याद रखना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। तो पहला हो जाएगा नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21, एंड देन आपका आर्गन 0.93%, एंड लास्ट वन इज ये कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% या 0.03% आपको देखने को मिलता है, ठीक। तो ये कुछ मुख्य संघटक है, उसके अलावा भी है जो अन्य में आता है, तो बहुत कम मात्रा में उसे आपको देखने को मिलेगा। अगला आपका ओजोन, ओजोन के बारे में तो ये आप पहला तो पढ़ लिए कि ये घटक में क्या होता है, तो ये CO2 होता है जो प्रवेशी सौर्य विकिरण के लिए पारदर्शी एवं बहिर्गामी के लिए क्या होता है, अपारदर्शी के रूप में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका ओजोन O3 के बारे में, ठीक है। तो O3 क्या है, ये वायुमंडल में 10 से 50 किलोमीटर, ठीक है, नंबर लिख सकते हैं आप, 10 से 50 किलोमीटर के बीच में मिलता है। मुख्य जो विस्तार है इसका वो 35 से, यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए 35 से 50 लिखा रहता है, ठीक है, नहीं है यहाँ पे ना। जो इसका मुख्य विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ये 35 से लेके, या फिर कहीं कहीं पे ये लिखा रहता है कि 20 से 25, इस तरीके से, ठीक है। तो 35 के आसपास तक आपको देखने को मिलेगा मुख्य रूप से विस्तार इसका, ठीक, 10 से 50 किलोमीटर में मिलता है। तो 20 से 35 आप मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, कि मुख्य रूप से विस्तार 20 से 35 में मिल जाएगा आपको, ठीक। अगला है ओजोन अधिक मात्रा में समताप मंडल के निचले भाग में मिलता है, ठीक। समताप मंडल क्या होता है अभी आगे हम लोग देखेंगे उसको। यदि किसी जगह पर 220 डॉप्सन यूनिट से कम ओजोन मिलता है तो उसे ओजोन छिद्र कहते हैं, और जो एक पतली परत होता है, ध्यान रखिएगा। सामान्य ये ओजोन छिद्र क्या होता है, तो जनरली एक कॉन्सेप्ट अवधारणा ये है, ठीक है, शायद आगे हो हमको समझाने के लिए, पर नहीं होगा तो यहीं पे समझा लेंगे इसको। देखते हैं, एक मिनट रुक जाइए। यहाँ पे नहीं, देखिए यहीं पे समझ लेते हैं इसको, ठीक। O3 जो है बेसिकली बनने और बिगड़ने की प्रक्रिया हमेशा से चलते रहता है, ये हमारे ऊपरी हिस्सों में समताप मंडल में चलते रहता है हमेशा से बनने और बिगड़ने की प्रक्रिया, ठीक है। O3 का होता है क्या है, हमारे इन्वायरमेंट में जो O2 के मॉलिक्यूल्स है जो ऊपर में आपको समताप मंडल में मिल जाएंगे, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स UV रेस की उपस्थिति में क्या करते हैं, टूट जाते हैं O+O में, ठीक है। तो ऑक्सीजन का जो आपका एक ये है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा, ठीक है। अब ये सिंगल है, ये किसी और O2 से मिलकर क्या करेगा, O का निर्माण कर लेता है, तो इस तरह से O3 बन जाएगा। फिर ये O3 क्या होता है, टूटता है किसमें, O2+O में, ठीक है, UV रेस की उपस्थिति में O2+O में टूटेगा, और ये फिर O2 और O मिलके क्या करेंगे, आगे चल के ये बनाते रहेंगे, ठीक। तो इस तरीके से प्रक्रिया क्या होता है, हमेशा चलते रहता है। तो मान लीजिए कि आपका एक लेयर है, आपका ये समताप मंडल है मान लेते हैं, ठीक, और इस लेयर में यहाँ पे इस तरीके से पूरा एक बना हुआ था।
और नीचे में मान लीजिए कि इस लेयर के नीचे में जो संरचना है इसको बोलते हैं कि ये क्षोमंडल है, ठीक। और इसी हिस्से में निचले सतह पे क्या रहते हैं हम लोग रहते हैं, यहाँ पे सतह, ये नीचा सतह हो गया, ठीक। मान लीजिए जैसे पृथ्वी शुरू हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ से जो सूर्य से जो परावैंगनिक किरण निकलेगा, यूवी अल्ट्रावायलेट रेज निकलेगा, ठीक है, वो इसको होते हुए आएगा। तो ये जो आपका ओजोन परत है छतरी का काम करता है, अंततः नीचे इसको आने नहीं देता है, ठीक। पर दिक्कत ये है कि ये किस समय समय के हिसाब से क्या होता है, बदलते रहता है, ठीक है। इसका परत जो है परत की मोटाई कमते जाएगा, ठीक है। तो कैसे कमता है, जैसे मान लीजिए कि आपका परत है, ठीक है, इसका कुछ मोटाई था, ठीक है। और अभी हम आपको बताएं कि जो इसका बनने और बिगड़ने की प्रक्रिया है निरंतर चलते रहता है, ठीक। ध्यान रखिएगा ये बात, ओजोन परत के बनने और बिगड़ने की प्रक्रिया समताप मंडल में निरंतर चलते रहता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और कैसे बनते बिगड़ते रहेगा, तो आपको बताया था कि जो O3 है वो ब्रेक होता है यूवी रेज की उपस्थिति में और O2 + O बनेगा, ठीक है। और फिर ये O जो सिंगल मॉलिक्यूल से किसी O2 के साथ मिलकर क्या करेगा, O3 का निर्माण कर लेगा और इस तरीके से ओजोन फिर से बन जाएगा, ठीक। ये काम निरंतर प्रक्रिया होते रहता है वहाँ पे। अब समस्या ये है कि अब मान लीजिए कि वहाँ से आपका यह काम हो रहा था निरंतर, ठीक, और इस तरीके से ये एक समान स्थिति बना हुआ था ओजोन परत का। पर हमारे इन्वायरमेंट से, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट से जो आपको CFC होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हमारे घरों से निकलता है, फ्रिज AC इस सबसे बाकी चीज़ों से निकलता है, ठीक है, और भी गैस हो सकता है पर इसमें से ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। जब ये इन्वायरमेंट में ऊपर जाएगा तो इसके जो क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन, वो क्या करेगा, जो ये सिंगल मॉलिक्यूल्स आपको ऑक्सीजन का दिख रहा है इसके साथ अभिक्रिया बनाने की कोशिश करेगा, ठीक, अभिक्रिया करने की कोशिश करेगा, ठीक, और इसके साथ जुड़ेगा। जब ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये O2 जो था, अब इसको सिंगल मॉलिक्यूल चाहिए था पर इसको तो मिल नहीं रहा है, ठीक। और इस कारण से सामान्य जो आपको इसके ओजोन परत के बनने और बिगड़ने की प्रक्रिया चल रहा होता है उसको CFC ऊपर जाके क्या करता है, खराब कर देता है, ठीक। और जब ये चक्र खराब हो जाएगा तो बनेगा नहीं, और डिप्लेशन तो हमेशा हो रहा है, क्षरण तो हमेशा हो रहा है। जब सूर्य का प्रकाश यहाँ से आ रहा है इसका हमेशा क्षरण हो रहा है, ठीक, पर बन रहा नहीं है। तो इस कारण से क्या होता है कि ये जो आप देख रहे हैं ये आपका यहाँ से कमते चला जाएगा आपको, ठीक है। मान लीजिए कि ये परत जो है, इतना परत मिटाने का संभावना इसमें नहीं बनता, तो इस तरीके से ये परत इतना खत्म हो गया, ठीक, ऐसे। फिर एक समय का इतना पतला हो जाएगा ये परत, ठीक। और मान लीजिए कि इसका पूरा जो सामान्य स्थिति था ये था कि 250 था, ठीक। पर समय के साथ चूंकि ओजोन परत फिर से बन नहीं रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, समय के साथ ये धीरे धीरे कमते चला जा रहा है, ठीक। ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, कमते चला जा रहा है। ओजोन के क्षरण की इस प्रक्रिया को, ठीक, क्षरण की प्रक्रिया से परत का पतला होना क्या कहलाता है, ओजोन छिद्र कहलाता है। ध्यान रखिएगा इसमें कहीं पे होल नहीं है, ऐसा नहीं कि ऊपर चेंज से इस तरीके से होल मिलेगा आपको, ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक। इसमें क्या है, ओजोन के परत के पतला होने की स्थिति। पतला क्यों होगा, क्योंकि ओजोन का क्षरण होगा। ओजोन का क्षरण क्यों होगा, क्योंकि जो ये आपको ये CFC था ऊपर में गया, क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लिया सिंगल मॉलिक्यूल्स के साथ, और ये ऑक्सीजन O2 था वो ये अभिक्रिया करने के को मिला नहीं, तो अंत O3 का निर्माण नहीं हो पाया इस कारण से, ठीक। तो ओजोन छिद्र का मतलब क्या है, ओजोन के परत का पतला होना। पर किस अमाउंट से, तो 220 डॉप्सन यूनिट से, ठीक है, 220, क्योंकि ओजोन परत को डॉप्सन में मापते हैं, ठीक है। तो 220 डॉप्सन यूनिट से यदि कोई ओजोन का परत किसी क्षेत्र में पतला हो जाता है तो उन स्थिति को हम कहते हैं कि वहाँ पे ओजोन छिद्र हो गया है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसी को बोलते हैं जो सामान्य स्थिति है, आदर्श स्थिति, वो 300 डॉप्सन यूनिट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ठीक। पर ये कह रहा है कि 220 से यदि बिल्कुल कम हो गया, ठीक है, तो उस स्थिति को बोलेंगे ओजोन छिद्र बोलेंगे, और इसका होता है ओजोन का डिप्लेशन ऑफ ओजोन कहते थे, ओजोन का क्षरण कहते हैं, ठीक। अब एक और पॉइंट ये बनता है इससे कि ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ओजोन दिवस का मनाया जाएगा 16 सितंबर को, ठीक, ध्यान रखना ये बात। अगला पॉइंट हो जाएगा आपका, नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है, नीचे में यही सब लिखा हुआ जो हम आपको पढ़ के बता दिए हैं, ठीक है। अगला है जलवाष्प। जलवाष्प के संदर्भ में पॉइंट बनता यह है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जलवाष्प की मात्रा में कमी आती है, ठीक। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पॉइंट में है क्या मामला, तो समझिए मामला ये है कि जब आप ध्रुवों की ओर जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे तो आपको मिलेगा नहीं कुछ ऐसा चीज़ जो जलखंड का क्षेत्र उस तरीके से जल पूरा जमा हुआ है, तो वाष्पीकरण का संभावना है कहाँ से, पहली बात तो जल जमा हो,
उसका एक संबंध, सबसे बड़ा संबंध जो है तापमान से है। तापमान रहेगा नहीं तो जल वाष्प बनने की प्रक्रिया कैसे होगी आप सोच ही सकते हैं, ठीक है। तो होने की संभावनाएं नहीं है, ठीक है। तो एक संबंध किससे, तापमान से है। तापमान नहीं तो जल वाष्प का संभावनाएं नहीं बनता है। दूसरी बात यह है आपका कि ये वायुमंडल में ऊंचाई के साथ जल वाष्प की मात्रा घटती है, उसका भी अपना कारण है। जलखंड का क्षेत्र ऊपर में नहीं मिलेगा, और आपको पता है, आपको नहीं पता है तो आगे पता चलेगा आपको कि प्रत्येक ये 1 किलोमीटर पे क्या होता है 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कमते चला जाता है। तापमान, जलखंड का ना होना, इन सब कारणों से क्या होता है कि अंततः आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर जलवाष्प ऊपरी हिस्से में नहीं मिलेगा, और नीचे से आप यदि ध्रुव की ओर जाते हैं, ध्रुव ये भूमध्य रेखा से, तो वहाँ पर भी आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये बात ध्यान रखिएगा। इससे पहले आप एक 2 पॉइंट और ध्यान रखिए कि ये ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन O2, ठीक, ये दूसरा सबसे बड़ा गैस है, ठीक है, इन्वायरमेंट का दूसरा सबसे बड़ा गैस है, और ये मानव के लिए प्राणदायी गैस माना जाता है। कैसा गैस, प्राणदायी। यदि ये न रहे तो हम लोगों के जीवन संभव नहीं है, ठीक है। तो प्राणदायी गैस माना जाता है मानव के लिए। और दूसरा सबसे बड़ा गैस है, पहला सबसे बड़ा गैस कौन सा है, तो वो है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना है, 78, ये आपका 21% है, इसको दूसरा सबसे बड़ा गैस कह देते हैं। कुछ किताब क्या करते हैं 78.05 इसको मानते हैं, और वो उसको मानते हैं, ऑक्सीजन को मानते हैं 20.95, ठीक। तो इस तरीके से अब इतना पॉइंट के पीछे क्यों भी पड़ना, 79 और ये 78 और ये 21 कह लीजिए, ठीक। वैसा कोई दिक्कत नहीं। आप CO2 के बारे में एक बात और ध्यान रखिएगा कि CO2 को हरित गृह गैस भी कहते हैं, ठीक, हरित गृह गैस भी कहते हैं, और ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस भी माना जाता है इसको, किसको, CO2 को, ठीक। तो CO2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग मतलब तापमान को बढ़ाता है, ठीक है। सामान्य स्थिति में मान लीजिए CO2 हमारे वातावरण में नहीं है, तो उससे समस्या ये हो सकता है कि दिन में जो टेम्परेचर आएगा, ठीक है, कि रात में उसका परावर्तन हो जाएगा। टेम्परेचर को होल्ड करने का काम करता है CO2, ठीक है, तापमान को रोक के रखता है CO2। अब मान लीजिए कि हमारे यहाँ पे दिन में तापमान आया, ठीक है, सूर्य का प्रकाश आया, तापमान बढ़ा इन्वायरमेंट का, पर रात्रि में इसका परावर्तन हो गया, जिसको बहिर्गामी सौरयुक्त विकिरण कहते हैं, ठीक, परावर्तन हो गया। अब जब CO2 नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, दिन का तापमान और रात के तापमान में अचानक से बहुत ज़्यादा अंतर आ जाएगा, ठीक है। पर CO2 है तो तापमान को रोक के रखता है, तो अंतर अचानक से उतना अंतर नहीं आता है, ठीक है, और नहीं आता तो समस्या, ये दिक्कत ये नहीं होता हमको। आपको लगे सर इतना ही अच्छा है तो फिर हम लोग क्यों कहते हैं कि CO2 कम करो, CO2 कम करो। दिक्कत इसलिए नहीं कि CO2 खराब है, दिक्कत ये है कि CO2 की मात्रा बढ़ने से समस्या उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। CO2 की मात्रा बढ़ने से समस्या उत्पन्न, उस मात्रा को बढ़ने नहीं देना है, इसके लिए काम करना अपने को, ठीक है। यदि अधिक हो गया तो तापमान अधिक बढ़ जाएगा, तापमान अधिक बढ़ जाएगा तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी, ठीक। क्लाइमेट चेंज होगा, क्लाइमेट चेंज होने के कारण से आपको बहुत सारा दिक्कत देखने को सामना करने को मिलेगा, ठीक। उसमें से एक सामान्य अवधारणा तो ये रहता है कि बर्फ पिघल जाएगा, बर्फ पिघलने के बाद आपको ज़्यादातर क्षेत्र आपको जलमग्न होता हुआ दिखेगा, तो एक कारण है, ठीक। वैसे CO2 ठीक है, ठीक है, पर यदि इसकी मात्रा बढ़ जाए तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्याएं, वैश्विक तापन की समस्याएं आपको बढ़ सकता है। वैश्विक तापन कहिए, भूमंडलीय तापन की इसकी समस्या आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको CO2 को बढ़ने से रोकना है, ठीक। वैसा अगला है आपका ये वायुमंडल की संरचना, किसमें क्या क्या आपको मिलता है, तो ये आपको 5 अलग अलग परतों में बटा हुआ है। वायुमंडल बेसिकली कितने परतों में बटा हुआ है, 5 परतों में, ठीक। एक हो जाएगा आपका क्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल बोलते हैं इसको, क्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल। समताप मंडल, इसका ध्यान रखिएगा, इसको इंग्लिश में ही पूछ लेते हैं कभी वो, ठीक है, सवाल वो इंग्लिश में ही पूछ लेते हैं, तो इसको मिलता है ट्रोपोस्फेयर। और अगला हो जाएगा आपका समताप मंडल, इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। मध्य मंडल को मीजोस्फेयर, आयन मंडल को आयनोस्फेयर, एंड बाह्य मंडल या बहिर्मंडल को बोलते हैं एक्सोस्फेयर, ठीक। और इस तरीके से 5 आपको अलग अलग आपको टाइप देखने को मिल जाएगा वायुमंडल का, ठीक है। एक है आपका ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ठीक। इस तरीके से 5 है। कहीं कहीं पे आपको लिखा रहेगा कि जो ताप मंडल है उसको चौथा मान लेते हैं, ठीक है। ताप मंडल का डिवीजन 2 बनते हैं, जैसे ये आपको आयन मंडल और बाह्य मंडल, ये बेसिकली ताप मंडल का डिवीजन है, ठीक है। ताप मंडल क्यों, क्योंकि यहाँ पे तापमान की अधिकता होती है, ठीक है। यहाँ पे तापमान आपको बढ़ता है, इस कारण से इसको ताप मंडल कहते हैं दोनों को, ठीक है। किसको, आयन मंडल और बाह्य मंडल दोनों को कहते हैं, ठीक है जी, ध्यान रखिएगा आप। अगला हो जाएगा आपका, तो ये अलग अलग इसको समझ लेते हैं हम लोग कि क्षोभ मंडल क्या है, समताप मंडल कहाँ पे क्या है, उसको समझ लेते हैं। देखिए कह रहा है कि क्षोभ मंडल यह पृथ्वी का सबसे निचला परत होता है। क्या होता है, पृथ्वी का सबसे निचला परत, ठीक।
और इस परत को विक्षोभ एवं भंवर के कारण से संवहनीय परत भी कहा जाता है। ठीक, इसके बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, बहुत सारे नाम है, जिसमें एक आपका क्षोभ मंडल नाम है, एक इसका नाम है परिवर्तन मंडल। ठीक, एक नाम क्या है, परिवर्तन मंडल, फिर एक हो जाएगा क्षोभ मंडल, एक हो जाएगा आपका, एक क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा विक्षोभ मंडल भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो विक्षोभ मंडल भी कहते हैं, संवहन मंडल कहते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे इसके नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक, परिवर्तन मंडल में मतलब इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हर आपको ऊंचाई पे कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा, जल वाष्प, वायु, तापमान, इन सबों में, तो ये आपको देखने को मिलेगा। विक्षोभ का मतलब कि अचानक से कोई समस्याएं जो आपको मौसमी घटनाएं देखने को मिलती है, सब उत्पन्न होते रहता है, तो सब कारणों से कह जाते हैं। ठीक है, मौसम संबंधी सभी घटनाएं जैसे वर्षा, बादल, कोहरा, बिजली, गर्जना इत्यादि सब क्या होता है, इसी में होता है। ठीक है, इसी मंडल के अंतर्गत होता है। अगला पॉइंट है कि इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। ठीक, ऊंचाई के साथ क्या होगा, तापमान में परिवर्तन देखने को मिलेगा, और यह प्रति 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कमता है। और यदि आप बात करेंगे 1000 मीटर पर, तो ये हो जाएगा 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान आपको देखने को मिलेगा। ठीक, कहने का मतलब क्या, कि आप पृथ्वी पर रहते हैं, इसके ऊपर में आपको ऊंचाई पर, कुछ ऊंचाई पे आपको मिलेगा क्षोभ मंडल। ठीक है, कुछ ऊंचाई तक मिलेगा क्षोभ मंडल। ऊंचाई कितना, अभी इसको समझेंगे, इस पॉइंट को तो हम देख लेंगे उसको। ठीक, अब जब आप ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर जा रहे थे, ठीक, तो जैसे जैसे आप प्रत्येक 1 किलोमीटर पर पहुंचेंगे, तो वहाँ पे 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाएगा। तो आप मान लीजिए, जैसे आप मान लीजिए कि आप पहुंचे सतह पे हैं। ठीक, और सतह पे आपका तापमान कुछ भी हो रहा था, 40 डिग्री सेल्सियस हो रहा था, बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर है, 30 मान लेते हैं। ठीक है, कि सतह पे आप थे और यहाँ पे टेम्परेचर था कितना, 30। बट यहाँ से आप जैसे ही ऊपर गए 1 किलोमीटर, तो कितना हो जाएगा आपको, 23.5 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 6.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, कमता है, तो 23.5 हो जाएगा। जैसे और ऊपर जाएंगे तो फिर और टेम्परेचर कमेगा। ठीक, इस कारण से देखिएगा कि जब आपको पहाड़ी इलाका हो, जो ऊंचाई वाला पहाड़ी इलाका हो, तो वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, तो वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है। एक तो इसका अक्षांशीय विस्तार के कारण से ही परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, और एक इसका संबंध ऊंचाई के साथ भी आपको देखने को मिलेगा कि ऊंचाई के साथ तापमान क्या होता है, वो भी कम होता है। ठीक, और एक तो ट्रॉपिकल रीजन और जो सब ट्रॉपिकल रीजन जो बटा हुआ है, और कोल्ड रीजन जो बटा, उसके संदर्भ में भी आपको देखने को मिलता है कि तापमान में अंतर है। अब वो कैसे होता है, तो सूर्य के प्रकाश के पहुँचने के परिवर्तन के कारण से होता है, कि सूर्य का प्रकाश कहाँ तक कितना पहुँच पा रहा है, उसके संदर्भ में आपको देखने को मिलता है। ठीक, अगला आपका क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 13 किलोमीटर है। ठीक, क्षोभ मंडल का औसत ऊंचाई कितना है, 13 किलोमीटर है। ठीक, लेकिन विषुववृत्त पे इसका कितना ऊंचाई है, तो 18 किलोमीटर, और ध्रुव पर कितना है, तो 8 किलोमीटर। ठीक, विषुववृत्त पे 18 और ध्रुव पर 8 किलोमीटर। इसके कारण है, कारण क्या समझिएगा थोड़ा सा। आप मान लीजिए कि आपका है, ऐसे कर लेते हैं कि यह गोला है। ठीक, इस गोला में आपका ये वाला जो हिस्सा है 0 डिग्री लाइन है। ठीक है, क्या है, 0 डिग्री लाइन है ये, और ये आपका नॉर्थ पोल हो गया। ठीक है, नॉर्थ पोल ध्रुव वाला हिस्सा हो गया। यदि आप यहाँ पे पाएंगे कि यहाँ पे तापमान वर्ष भर क्या होता है, अधिक होता है, तापमान वर्ष भर यहाँ पे अधिक होता है। ठीक, क्योंकि सूर्य हमेशा लंबवत पड़ता है इन क्षेत्रों पर। ठीक है, तापमान अधिक होगा, तापमान अधिक होगा तो इन क्षेत्रों में वायु जो होंगे वो क्या होगा, गर्म होगा, और गर्म होने के बाद उसके मॉलिक्यूल्स में एक्सपांड होगा। ठीक है, एक्सपांड मतलब फैलेगा मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मान लीजिए कि इस वायु के मॉलिक्यूल्स इस तरीके से था। ठीक, एकदम नजदीक नजदीक में, तो एक साथ था। ठीक है, जब गर्म करेंगे तो इसको फैलेगा, इस तरीके से फैल जाएगा। ठीक, और जब फैल जाएगा तो किसी मॉलिक्यूल्स के फैलने का क्या होता है, कि उसको संगठित रखना आसान नहीं होता, तो वो अंतर क्या हो जाएगा, वहाँ से खत्म चला जाएगा। ठीक, तो विषुवत वृत्त के पास में क्या होता है कि यहाँ पे तापमान बढ़ रहा होता है। ठीक, तापमान बढ़ा हुआ होता है, तो इस कारण से क्या होता है कि इसके मॉलिक्यूल्स, जो वायु के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर होते हैं, गर्म होने का ऊपर चले जाते हैं। ठीक, और यदि आप सेम या ये घटना नॉर्थ पोल पे देखें या किसी भी पोल पे देखें, साउथ पोल पे देखें, तो उस स्थिति में क्या देखने को मिलेगा, तो उस स्थिति में देखने का आपको ये मिलेगा कि ये जो रीजन है वो कोल्ड रीजन है। कौन सा रीजन है, कोल्ड रीजन है। और कोल्ड रीजन में जब कोई हवाएं पहुंचेंगे, ठीक है, पहुंचेंगे कैसे, पृथ्वी के घूर्णन के कारण से वो हवा का अवतलन होते रहता है। ठीक, तो वहाँ पे हवा का क्या होगा, अवतलन होगा। अवतलन का मतलब नीचे की ओर आना। ठीक है, तल पे नीचे की ओर आना, क्योंकि ठंडी चीजें क्या होती हैं, भारी होती है, भारी होने के बाद नीचे की ओर बैठती हैं। ठीक, तो यहाँ पे हवा बैठेगा। अब इस स्थिति में क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि आप एक डायग्राम ड्रॉ करिए इस तरीके का। ठीक, ये, और इसको मानते हैं 0 डिग्री, और इसको मानते हैं आपका क्या, नॉर्थ पोल वाला हिस्सा। ठीक, नॉर्थ पोल। ठीक, अब इस स्थिति में देखिएगा कि यहाँ पे पहले से हवा इतना बैठा हुआ था। ठीक, यहाँ पे कितना हवा बैठा हुआ है, इतना पहले से बैठा हुआ, और यहाँ पे खाली है। अब क्षोभ मंडल की ऊंचाई देखिएगा, तो क्षोभ मंडल मान लीजिए कि कुछ ऐसे है। ठीक है, क्षोभ मंडल क्या है, ऐसे है।
चूंकि नॉर्थ पोल पे पहले से ये जगह पूरा कैप्चर किया गया, तो हम यहाँ से यहाँ तक कहीं दूरी मापेंगे, और जीरो पे मध्य दूरी मापेंगे तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक का पूरा दूरी मापेंगे, ठीक। क्योंकि यहाँ पे वायु पूरा खत्म हो चुका था और यहाँ पे वायु इतना पहले से बैठा हुआ है नॉर्थ पोल पर, ठीक है, या किसी भी पोल पर, ध्रुव की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए किसका दूरी होता है 18 किलोमीटर, ठीक, और यहाँ से वायु के जो सतह है उससे दूरी होता है कितना 8 किलोमीटर, जो कि है दूरी, ठीक है, उसी को हम ले लिए एग्जाम्पल को ही, माने नहीं है, मतलब जो दूरी है उसी को ले लिए, ठीक। अब इन दोनों को जोड़िए तो 18 + 8 कितना हो जाएगा 26 किलोमीटर। इसको बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 किलोमीटर, जो कि क्या है औसतन दूरी है, ठीक है। पर ध्रुवों पे कहेगा तो 8 और ऐसे कहेगा तो विषुवत रेखा पे तो 18 किलोमीटर, ठीक। पर औसतन कितना है तो 13 किलोमीटर है। अगला पॉइंट है आपका कि क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं, ट्रोपोपाज कहते हैं या क्षोभ सीमा कहते हैं, ठीक। यह क्षोभ मंडल समताप मंडल को अलग करता है। सिंपल बात सही यही है, ठीक है। जैसे आप एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ये लाइन हो जाएगा क्षोभ मंडल कहलाएगा, ठीक। अब यहाँ पे ये क्षोभ मंडल, ये ऊपर समताप मंडल है, तो ये जो हिस्सा है ये बेसिकली आप देख पा रहे हैं क्या है, ट्रोपोपाज है, ठीक है। ट्रोपोपाज मतलब ये आप ऐसे भी कह सकते हैं क्षोभ मंडल की सबसे ऊपरी सीमा, ठीक है, वो ट्रोपोपाज ऊपरी सीमा, इसको क्षोभ सीमा भी कहते हैं, ठीक, इस तरीके से। अगला कह रहे हैं कि गर्मी के दिनों में इस मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है तथा ठंडी के दिनों में कम जाती है। कारण यही है कि आपको सिंपली बात यह है, ठंडी के दिनों में क्या होगा, हवा का अपतलन होगा, तापमान उतना अधिक नहीं होगा, तो मॉलिक्यूल्स उसके फैलेंगे नहीं वायु के, और वायु का मॉलिक्यूल्स नहीं फैलेगा तो वायु का अपना एक आवरण होता है, उसका एक लेयर होगा, ठीक है, तो उससे ऊंचाई आपको कम देखने को मिलेगा। गर्मी के दिनों में तापमान अधिक बढ़ जाएगा तो ऊंचाई आपको, तापमान बढ़ जाएगा, तापमान बढ़ने से क्या होगा, वायु के जो मॉलिक्यूल्स है वो एक्सपैंड करेंगे, फैलेंगे, फैलने का अंत वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और ऊपर चला जाएगा तो अंत बीच में नीचे जगह जो है आपका खाली दिखाई देगा, ठीक। वो इस मंडल में अत्यधिक तीव्र वेग की पवन चलती है जिसको जेट स्ट्रीम कहते हैं, ठीक। जेट स्ट्रीम बेसिकली क्या 2-3 किलोमीटर चौड़ा आपको ये पवन है, ठीक है, इस तरीके से। पवन जानते क्या होता है, क्षैतिज रूप से चलने वाली जो हवा है, ठीक, वायु है, उसको क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। अब इस तरीके से चल रहा था, ठीक, सामान्यतः ये पवन है, ठीक, इसका कोई भी एक स्पीड होगा 10 किलोमीटर, ठीक है, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। आपको ये स्पीड कैसे पता चलता है, जब आप गर्मी के मौसम में तापमान जो मार्च वगैरह का महीना होता है, जब भी आप साइकिल वगैरह चलाते हैं तो हवाएं तेज चलते रहता है, ठीक है, तो आपको अंततः लगता क्या है कि आपको साइकिल आगे बढ़ने नहीं दे रहा, इसका मतलब कोई स्पीड होगा, उसके ऊपर आपको प्रेशर लगा रहा है वायु, ठीक है, तो अंततः आपको साइकिल चलाने में बाकी चीज़ों में दिक्कत हो रहा था, ठीक, वैसा। तो मान लीजिए सामान्य स्थिति में जो स्पीड है वायु का कितना 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर है, ठीक। लेकिन जब ये एक चौड़ी पट्टी है, जो संरचना चौड़ी पट्टी है, ठीक है, अब उन स्थिति में देखिएगा तो उसका स्पीड कितना, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लगभग आपको कितना, तो हो सकता है कि 150 किलोमीटर हो जाए, 200 किलोमीटर हो जाए, ठीक, 150 से 250 किलोमीटर हो जाएगा, 300 किलोमीटर हो जाए, 400 हो जाए, इस तरीके से 200 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो इस तरीके से जो स्पीड होगा किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1 घंटा में इतना किलोमीटर चल जाएगा हवा। तो हवा की इस स्थिति को कहते हैं जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम, ठीक। जेट आप जानते हैं कि इसे ज़्यादातर सभी है वायुयान वगैरह के लिए लिया जाता है, ठीक है, स्ट्रीम हवा के संदर्भ में लिया गया, तो जिस तरह से जेट स्ट्रीम। तो वो अगला पॉइंट हो जाएगा, विषुवत वेद के ऊपर क्षोभ सीमा पर तापमान -80 डिग्री सेल्सियस तथा ध्रुव पर कितना होता है -45 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक। कारण यह है कि तापमान का संबंध जो आपको पता है कि घटेगा कैसे, तो आप जानते ही हैं, जैसे ऊंचाई बढ़ेगा तापमान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक। आप मान लीजिए कि क्षोभ सीमा पर जो ऊंचाई है विषुवत वृत्त के पास में, ठीक है, वो कितना है, तो ये 18 डिग्री है, 18 किलोमीटर है, ठीक, ऊंचाई। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको पता है कि प्रत्येक 1 किलोमीटर पे कितना घटता है, तो 6.5 घटता है, ठीक। तो जब भी आप मल्टीप्लाई करिएगा 108 आता है, पर ऑलमोस्ट उसके माइनस में आपको 80 देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो उससे पहले से कोई टेम्परेचर तो होगा ही, तो उसको माइनस करेंगे तो 80 के आसपास आ जाएगा। मैंने कहने का मतलब कि पूरा 108 आ रहा है टेम्परेचर, मतलब माइनस में कितना चाहिए, 108 जाना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए कि किसी टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होगा, तो माइनस करेंगे 108 में से, तो 25 तो पहले माइनस होगा और उसके बाद माइनस में 80 जाएगा, तो माइनस में 80 यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक। ध्रुव में 45 हो जाता है, ठीक। तो कहने का मतलब क्षोभ सीमा तक आते आते टेम्परेचर कम हो जाता है। क्यों कम होता है, क्योंकि आपको पता है कि प्रत्येक 1 किलोमीटर के साथ जब सतह से ऊपर की ओर जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। मल्टीप्लाई करके आपको दिखा दिए थे, ध्यान रखिएगा उसको। सवाल बहुत नहीं पूछता, पर कभी कभी ये पूछे कि क्षोभ सीमा पर तापमान क्या होता है, तो ये नंबर ना पूछे तो कम से कम ये पूछेगा कि तापमान कम हो जाता है कि नहीं होता, ये बताओ, ठीक। और खासकर ये बहुत डिफिकल्ट जो एग्जाम होते हैं जीके वो कर लेके जीके वाले, और ज़्यादातर उसमें जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम उसमें से पूछने की संभावना रहता है उसमें, ठीक। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो हेलीकॉप्टर है वो इसी मंडल में चलता है, ठीक है। हेलीकॉप्टर क्या है, क्योंकि मौसम संबंधी सभी घटनाएं इसी हो रहा है, ठीक, इसी मंडल में हो रहा है।
हेलीकॉप्टर चलता है इसी मंडल में। हवाई जहाज के संदर्भ में ये कहते हैं कि हवाई जहाज कहाँ पे चलता है, तो ये समताप मंडल में, सॉरी मध्य ये, हाँ सॉरी समताप मंडल में चलता है, इस कारण से वहाँ पे समस्या नहीं होती उसको उड़ने में, ठीक है। पर हेलीकॉप्टर इसी मंडल में चलता है, और इस मंडल में चलने के कारण से क्या है कि इसमें उसको उड़ने में समस्या है, ठीक है। यदि ठंडी का मौसम अधिक हो जाए, कुहासा अधिक हो जाएगा तो नहीं उड़ पाएगा, ठीक। या फिर आपको बारिश के मौसम में, बादल के मौसम में वो नहीं उड़ पाता है, क्योंकि अंत उसको इसी मंडल में उड़ना होता है, ठीक, वो समझ। अगला है आपका समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं इसको, ठीक। और क्षोभ सीमा के ऊपरी परत को क्या कहते हैं, समताप मंडल कहते हैं। ये बातें आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। इसकी ऊंचाई कितना था, 50 किलोमीटर इसका ऊंचाई मिल जाएगा आपको, ठीक। इस मंडल में मौसम संबंधित कोई भी घटनाएं नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। वर्षा बुन्नी जो भी होता है, वो सब घटनाएं आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। और इस कारण यह मंडल वायुयान के उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है। तो इसमें आपको एरोप्लेन वगैरह उड़ा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि इसमें मौसम संबंधी घटनाएं आपको देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। इस मंडल में ओजोन परत पाया जाता है, जो सूर्य के पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है, ठीक है। एक बात और हम बोलने वाले थे, क्या, हाँ, कभी कभी होता है कि आप देखते हो ठंडी के मौसम या बरसात में, बादलों के मौसम के, ये जो है एरोप्लेन जो है लेट चल रहा है, तो उसकी दिक्कत ये है कि एरोप्लेन लेट होने की, कि वो जो टेक ऑफ करता है, ठीक है, या लैंड करता है, तो उन दोनों स्थितियों में क्या समस्या है कि उनको ये गुजरना पड़ेगा, मतलब इसी मंडल से गुजरना पड़ेगा टेक ऑफ करने में, लैंड करने में, ठीक। इस कारण से क्या होता है कि वो आपको देखने को मिलेगा ये कि वो लेट हो रहा है, डिले हो रहा है फ्लाइट, ठीक है। पर ऐसे सामान्य स्थिति में इसको, मतलब एक बार यदि वो उड़ जाए तो उसको फिर दिक्कत नहीं, ठीक है। एक बार यदि सतह को छोड़ दे वो, ठीक है, जो मंडल को पार कर जाएगा, और छोड़ने के बाद वो अंततः उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। पर जब तक वो नहीं छोड़ता सतह को, सतह छोड़ने के टाइम तक उसको समस्या रहता है कि भाई इसमें बादल में उड़ा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी कुछ, ठीक है, या फिर ये कुहासा का मौसम उड़ा देंगे तो दिक्कत होने की संभावना रहता है वैसे, ठीक। वो अगला आपका इस मंडल में, ठीक है, ओजोन परत पाया जाता है, जो कि आपको पहले बताएं, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है, और इस कारण से इसे पृथ्वी की छतरी या जीवन रक्षक परत कहते हैं। ओजोन कैसे बनता है सब आपको बता चुके हैं पहले, ठीक है। इस मंडल में विशेष प्रकार के बादल बनते हैं, जिसे मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहते हैं। और इसके बनने की जो कारण है उसके पीछे ये है कि कुछ जो वायु के धूल, मतलब कुछ जो धूल कण वगैरह होते हैं, ठीक है, जो ऊपर चले गए, और यदि वो संघनित हो गए तो इस कारण से वहाँ पे क्या होता है, बादल का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, समताप मंडल की ऊपरी सीमा को समताप सीमा या स्ट्रेटोपॉज कहते हैं, और यह मध्य मंडल के से समताप मंडल को अलग करने का काम करता है, ठीक। तो हर लेयर के ऊपर में एक लेयर होता है, ठीक, तो उसको अलग करेगा। तो सबसे ऊपरी सीमा को बोलेंगे स्ट्रेटोपॉज, यहाँ पे बनाया हुआ है थोड़ा सा छोटा सा, बाकी नीचे में आपको पूरा डिटेल बनाया हुआ है। ये समताप सीमा हो गया, ठीक। ये क्षोभ सीमा था, समताप मंडल बीच में, और यहाँ पे समताप सीमा, और ऊपर मध्य मंडल। तो ये समताप सीमा जो है समताप मंडल और मध्य मंडल को अलग करने का काम करता है, ठीक। अगला है आपका मध्य मंडल। इसमें क्या है, तो इसमें बेसिकली इस मंडल की ऊंचाई जो है 50 से 80 किलोमीटर होता है, ये बात ध्यान रखिएगा आप, ठीक। और इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घटने लगता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, पीछे वाले में एक बात छूट गया था, उसमें बात यह है कि जब आप इस मंडल में, समताप मंडल में ऊंचाई के साथ आगे ऊपर बढ़ेंगे, तापमान आपको बहुत कम होता हुआ नहीं दिखाई देगा, मतलब एक समय के बाद जीरो की स्थिति में तापमान वहाँ पे आ जाता है, ठीक है। जब आप समताप सीमा पर बात करेंगे तो वहाँ पर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जो कि पहले क्या था, क्षोभ सीमा पे, आपको पता होगा। जैसे ये आपका जो लेयर है, ये देखिए लेयर, सॉरी, ये आपका लेयर है, जैसे ये देखिए सतह था, सतह पे टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, ठीक। जब क्षोभ सीमा पे पहुंचे तो आप देखे थे कि जो विषुवत वृत्त है उसके पास में -80 डिग्री सेल्सियस तापमान था, पर फिर समताप सीमा पे पहुंचेगा तो ये हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। फिर कहेगा सर अब तो ऊंचाई के साथ बोले तापमान घटता है, तो ये ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक बात है। पर दिक्कत ये है कि जब ऊंचाई के साथ ऊपर बढ़ रहे होते तापमान घट रहा होता है। समताप मंडल में ओजोन परत है, ठीक है, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने का काम करता है। तो इस कारण से जो -80 वाला टेम्परेचर वो 0 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है, मतलब धीरे धीरे तापमान यहाँ पे बढ़ रहा होता है इस परत में, क्योंकि यहाँ पे पराबैंगनी किरणों का संबंध वगैरह चलते रहता है यहाँ पर, ठीक। इस कारणों से बढ़ता है और अंतर 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। और फिर इसके बाद फिर मध्यमंडल में क्या होगा कि आपको ये तापमान घटता हुआ दिखेगा, तो इसी आपको लिखा हुआ, ठीक है। तो इस मंडल की ऊंचाई क्या होता है, 50 से 80 किलोमीटर तक है, ठीक है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घटने लगता है, और ऊंचाई पर तापमान कितना रहता है, 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर -100 डिग्री सेल्सियस के बराबर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला है आपका
इस मंडल में ध्रुवों पर गर्मियों में बादल दिखाई देते हैं, इसको नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड कहते हैं। और इसके बनने के पीछे भी वही कारण है कि जब कुछ आपको ये धूल कण वगैरह संघनित हो गया तो अंततः क्या जाता है कि वो बादल के रूप में देखने को मिलता है, ये नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड कहते हैं। ठीक, उल्का पिंड संबंधी घटना कहाँ पे होता है? तो इसी मंडल में होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे उल्का पिंड ऊपर से गिरा, ठीक है, तो गिरने के बाद अंततः क्या होता है? गिरा घर्षण के कारण से वो धीरे धीरे जब ऊपर से आता है तो अलग अलग मंडलों से गुजरेगा, घर्षण के कारण से अंततः इस मंडल तक आते आते, मध्य मंडल तक आते आते खत्म हो जाता है। जो नहीं खत्म हुआ फिर नीचे अंततः आपको देखने को मिलेगा कि नीचे गिर जाता है। ठीक, इसकी ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं? मेसोपॉज कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसकी ऊपरी सीमा को, जो मध्य मंडल है उसकी ऊपरी सीमा को मेसोपॉज कहा जाता है। अगला है आपका, नेक्स्ट हो जाएगा आपका आयन मंडल। आयन मंडल आपको बताया था कि ताप मंडल का ही दो वर्गीकरण होता है। ठीक, एक होता है आयन मंडल, एक होता है बहिर्मंडल। ठीक, दो आपका आयोनोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। ठीक, तो ये इसकी ऊंचाई 80 से 400 किलोमीटर होता है। ठीक, इस मंडल में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिसे आयन कहते हैं, अर्थात इसलिए इस मंडल को आयन मंडल कहते हैं। अभी आप देखें कि जो 50 से 80 किलोमीटर का जो मध्य मंडल का ऊंचाई था, वहाँ पे जो टेम्परेचर है 80 किलोमीटर पे कितना हो गया? -100 डिग्री सेल्सियस हो गया। पर फिर तापमान इसमें बढ़ रहा होगा। ठीक, क्योंकि इसका ताप नाम क्या है? तापमंडल। तापमंडल के अंतर्गत दो को रखा गया, आयन मंडल को और बहिर्मंडल को। क्यों रखा गया? रीजन ये है कि यहाँ पे अधिक मात्रा में, बहिर्मंडल को ना आयतन मंडल भी कहते हैं, एक बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहिर्मंडल को आयतन मंडल कहते हैं, आयन मंडल नहीं, आयतन मंडल। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, वो तो कई सवाल ऐसा पूछ देते हो, जैसे जनरली पूछता नहीं है इस कर देखिए कि बहिर्मंडल को आयतन मंडल कहकर पूछे, पर कभी ध्यान रखना आपको कि पूछ दे इस तरीके से। तो इसमें होता ही है कि जब इसमें आयन आपको मिलते हैं, बहुत सारे आयन मिलेगा आपको। ठीक, इस कारण से जो आवेशित कण होता है वो मिलता है, इस कारण से इसका तापमान बढ़ने लगता है फिर से। ठीक, इसमें इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी आती है। ठीक है, ये बात कैसे लिख दिया गया भाई? एक मिनट रुकिएगा। ठीक, कमी नहीं होगा, यहाँ पे बढ़ता है। ठीक है, गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक, इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ती है, ध्यान रखिएगा, बढ़ती है। और बढ़ने का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आपको आवेशित कण मिल जाते हैं, इस कारण से इसको तापमान बढ़ता हुआ दिखेगा। वायु दाब कम होता है, तापमान आपको ये आवेशित कण मिल जाता है, इस कारण से आपको तापमान बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पर ये महसूस नहीं होता क्योंकि वहाँ पे वायु दाब के आपको कम होता है, इस कारण से महसूस नहीं हो पाता। इस मंडल से विभिन्न आवृत्ति की रेडियो तरंगें परावर्तित की जाती है। ठीक है, हम लोग जो टेलीविजन वगैरह का प्रयोग करते हैं वो बेसिकली जो आपको रेडियो तरंग मिलता है वो यही से इसी मंडल से ट्रांसफर होकर आपके पास आता है। ठीक है, वैसा अगला आपका आयतन मंडल या बहिर्मंडल, जो कि यहाँ पे आपको थोड़ा देर पहले बताया था कि इसका नाम आयतन मंडल भी कह सकते हैं। तो ये है आपका आयन मंडल के ऊपर का मंडल क्या कहलाता है? आयतन मंडल कहलाता है। कुछ लोग इसका वर्गीकरण बना देते हैं कि भाई ये हम मान लीजिए 400 से लेके 640 मान लो। ठीक है, 400 से लेके 640 तक का जो पूरा है, ठीक है, इसको मान सकते हो इस तरीके से। ठीक, तो वो मान सकते हैं। तो कहीं कहीं पे क्या करते हैं, वो आयन मंडल को ही 640 मान लेते हैं। कुछ किताबों में क्या करते हैं 80 से 400 तक मानते हैं आयन मंडल को, और 400 से लेकर 640 तक मानते हैं बहिर्मंडल को। ठीक, पर कुछ किताब वाले 80 से ये 640 मान लेते हैं कि उसको आयन मंडल को ही मान लेते हैं। ठीक, वैसा पर अपने को मानना है कि आयन मंडल के ऊपर का संरचना क्या कहलाएगा? बहिर्मंडल कहलाएगा। इसकी कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं की गई है। ठीक, इस मंडल में रात्रि के समय उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियोलिस तथा दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस आपको एक प्रकाश देखने को मिलेगा, ध्रुवीय प्रकाश देखने को मिलता है। ठीक है, ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस और ऑरोरा बोरियोलिस, ये बात ध्यान रखिएगा। ऑरोरा का जो शाब्दिक अर्थ होता है बेसिकली होता है प्रातःकाल। ठीक है, ऑरोरा का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रातःकाल। ठीक, और ये बोरियोलिस और जो ऑस्ट्रियोलिस है, बोरियोलिस का संबंध उत्तरी ध्रुव से है, ऑस्ट्रियोलिस का संबंध किससे है? दक्षिणी ध्रुवों से। ठीक, तो रात्रि के समय पे आपको ये दिखाई देगा, रात्रि में मध्य रात्रि के आसपास में दिखाई देता है। लोग टूरिज्म भी करते हैं नॉर्वे वगैरह के आसपास वाले इलाकों में कि भाई वहां से देख सकते हैं। ठीक, वैसा ध्रुवीय प्रकाश देखने को मिलता है, इसे क्रम से उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश, दक्षिण ध्रुवीय प्रकाश कहते हैं। जानकारी याद रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आगे। यहाँ पे एक बात ये भी लिखा है कि तापीय एवं रासायनिक संरचना के आधार पर जो परत बांटा गया था उसमें से एक सममंडल है। सममंडल के अंतर्गत 3 मंडल आते हैं क्योंकि उसमें तीनों तरह में एक ही प्रकार के आपको गुण अक्सर थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ देखने को मिलेंगे। ठीक है, ताप के आधार पर क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। ठीक, विषम मंडल के अंतर्गत 2 वर्गीकरण है, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो इसका अपना गुण है, इस कारण से इसको इस तरीके से बांट के रखा गया है। ठीक है, आयन मंडल और बहिर्मंडल को। ठीक, अगला है आपको
क्योंकि इसमें अंतर पाया जाता है, इसमें जो है भौतिक गुणों में बहुत सारा अंतर मिल जाएगा इस मंडल में, इस कारण से विषम मंडल कहते हैं। उसमें सम मंडल मतलब ज़्यादातर गुण आपको मिलता हुआ तीनों परत में देखिएगा, ठीक है। वैसा नीचे में जो डायग्राम बनाया है वो बेसिकली ये बनाया है कि कैसे तापमान बढ़ घट रहा है उसके संदर्भों में बनाया गया है डायग्राम, ठीक है। तो देखिए ये ऊंचाई है, ठीक है, ये क्या है आपका ऊंचाई है, किलोमीटर में ये ऊंचाई है, ठीक है। और ये माइनस में टेम्परेचर है, और हम मान लिए कि यहाँ पे 0 डिग्री है, ठीक है। और जैसे जैसे आप ऐसे ऐसे बढ़ेंगे ऊपर की ओर, ठीक, क्षोभमंडल में ऊपर की ओर, तो टेम्परेचर कहाँ पे आ गया, -80 के बराबर आ गया, ठीक। फिर ये धीरे धीरे वापस कहाँ पे आ गया, तो ये लगभग आपको 0 के बराबर आ जाएगा, थोड़ा सा और इसको करते तो 0 के बराबर आ जाता, ठीक वैसा। और फिर जैसे जैसे आप फिर मध्य मंडल में जाएंगे तो तापमान क्या हो जाएगा, माइनस की ओर आएगा, ठीक है, -100 आ जाता है, ठीक। और फिर आयन मंडल में बढ़ते चला जाएगा, और इस तरीके से तापमान फिर बढ़ते चलता है, फिर कमता नहीं है, ठीक। पर आयन मंडल और बहिर्मंडल तापमान महसूस इसलिए नहीं होता है कि वहाँ पर दाब आपको बहुत कम देखने को मिलेगा इस कारण से, ठीक। तो ये तापमान कैसे बढ़ रहा है घट रहा है उसके संदर्भ में बताया गया, ठीक है। आप देखिए क्षोभ मंडल के ऊपर वाला जो लेयर है उसको क्षोभ सीमा कहते हैं, और ये समताप मंडल और क्षोभ मंडल को बांटने का काम करता है, ठीक। समताप मंडल और मध्य मंडल की सीमा को बोलते हैं समताप सीमा, ठीक है, ट्रोपोपॉज बोलते हैं इसको, ठीक, सॉरी इसको ट्रोपोपॉज कहते हैं और इसको स्ट्रेटोपॉज कहते हैं, ठीक। इसको मेजोपॉज कहते हैं जो आयन मंडल और मध्य मंडल को बांटता है, मध्य सीमा, ठीक है, इसके ऊपर का संरचना तो है, ठीक। वैसे इस तरीके से यह चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कोई नया चैप्टर लेके आएंगे जो इसी का जनरल ज्योग्राफी का ही होगा, क्योंकि 2 चैप्टर और पढ़ना है हम लोगों को जिससे आपको भारत की जलवायु समझने में आसानी हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए इसको समझिए और कमेंट करिएगा जैसा भी आपको लगा होगा। चलिए देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।